हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। तो फ्रेंड्स, मैं डेली की तरह आप लोग को साइंस से 10 क्वेश्चंस डिस्कस कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। सेशन को देखते समय ही एक लाइक एक कमेंट कर देना। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे सपोर्ट के लिए आप ऑल स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, टेलीग्राम हो। तो फ्रेंड्स जरूर कर दीजिएगा। आप लोग का ड्यूटी बनता है, जैसे मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट, अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊं, उसी तरह आपका भी एक ड्यूटी बनता है। तो फ्रेंड्स सेशन को जरूर शेयर करना। और बता दो, इस चैनल पे आपको मॉर्निंग में करंट का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जो सुमित सर लेके आते हैं अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। और शाम में लक्ष्मी कश्यप मैम के द्वारा आपको ज्योग्राफी का सेशन मिलता है। कल से वो क्लास स्टार्ट की है और अच्छे से पढ़ाएगी। बस आप लोग सेशन को जरूर ज्वाइन करना। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक जरूर कर दो। आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा समय पे। क्वेश्चन है सेशन का पहला, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? अगर आप लोग को आंसर पता होता है तो कमेंट में बता सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा 1905 में। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत जो प्रस्तावित हुआ था वो 1905 में हुआ था। इससे जुड़े फैक्ट देख लीजिए। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा, इसका जो विषय था द्रव्यमान और ऊर्जा था। इस थ्योरी के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से संबंधित है और प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। आइंस्टीन साहब को एक सूत्र दिया हुआ है, E बराबर mc²। ये हमेशा पूछा जाता है, ये किसने दिया है? तो ये आइंस्टीन साहब ने दिया है। आइंस्टीन जो थे पॉपुलर से मतलब स्पेशली रूप से, प्रॉपरली रूप से जर्मनी का नागरिक था, लेकिन हिटलर की वजह से ये यूएसए में जाकर रहने लगे थे। हिटलर इसे तंग करते होंगे, इसी की वजह से ये जाके यूएसए में बस गए थे। लेकिन ये जो नागरिक थे वो जर्मनी के नागरिक थे। और 1921 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी इसे दिया गया था, आइंस्टीन साहब को। इसी की वजह से दिया गया था, विशेष सापेक्षता, यानी कि इसके कारण से इसको दिया था। तो ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर देना। क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए या होती है? ये 25 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। अब इससे जुड़े फैक्ट देख लीजिए। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होने पर आंख को स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और आंख का रंग जो निर्भर करती हो आइरिस पर निर्भर करती है। आंख का कॉर्निया दान में दिया जाता है। पूछा जाता है कि आंख का किस पार्ट को दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है। और इससे एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड रहता है। आप कोई गाना सुन रहे हैं तो 1/10 सेकेंड तक उसका इफेक्ट रहता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तब आप स्पष्ट प्रतिध्वनि सुन सकेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर के किस स्तर से ऊपर का स्वर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? मैं क्वेश्चंस बताने से आप लोगों से बात करना चाहूंगी 1 मिनट के लिए। देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो कोई वैकेंसीज निकलेगी नहीं, अभी तो कोई एग्जाम होगा नहीं। लेकिन आप लोग यकीन मानिए, अगर आप अच्छे से अभी पढ़ रहे हैं, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप 100% अच्छे से सोच के पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टाइम टेबल बना के। ठीक, अभी आपको कहीं ना अंदर बाहर जाना है ना कहीं, आपको घर में रहना है, तो बेटर होगा कि आप अपना टाइम स्पेंड करें पढ़ने में। मैं तो यही बोलूंगी, आप लोग भी थोड़ा सा मेरे बात पे फोकस कीजिएगा कि मैंने आपसे क्या कहा, लेकिन पढ़ना स्टार्ट जरूर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा लगभग 130 डेसिबल। बोल रहा है, स्वर के किस स्तर से ऊपर का स्वर कान में दर्द एवं क्षति का कारण
बन सकती है। तो ये लगभग 130 डेसिबल से अगर शोर हो रही है तो वो आपके कान के लिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। अब देखिए इससे जुड़े फैक्ट। देखिए डेसिबल, आपके माइंड में क्लिक क्या होगा, डेसिबल क्या होती है। डेसिबल जो होती है स्वर मापने के लिए, यानी कि ध्वनि मापन की इकाई है। ध्वनि मापने के लिए जो यूज किया जाता है, डेसिबल यंत्र का यूज किया जाता है। साधारण बातचीत जो आप कर सकते हैं 30 से लेके 35 डेसिबल के बीच साधारण बातचीत कर सकते हैं। और स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी होना आवश्यकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। आप लोग यकीन मानिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कराती हूँ, जो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा। आप एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। एग्जामिनर जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है बस घुमा फिरा के पूछता है, क्वेश्चंस वही रहता है, बस चेंज करते रहता है। 5 साल का क्वेश्चन पूछ दिया, 5 साल पहले का पूछ दिया, 10 साल पहले का पूछ दिया, ये आज पूछ दिया, वो कल पूछ दिया, बस ऐसे पूछ दिया। बस आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। इसका जो आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अब आपको माइंड में क्लिक किया गया होगा कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कितने स्टूडेंट तो इन दोनों ऑप्शंस में जरूर कंफ्यूज होते, लेकिन आपको नहीं होना है। आप देखिए पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त हुई थी। पेनिसिलिन की खोज जो हुई थी 1928 में हुई थी। पेनिसिलिन की खोज 1928 में की गई थी। और फ्रेंड्स अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया था 1876 में। और इसी ने टेलीफोन का आविष्कार भी किया था। माइक्रोफोन और टेलीफोन दोनों का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था 1876 ईस्वी में। और जीवाणु की खोज जो किया गया था 1683 ईस्वी में लिविन हॉक के द्वारा। विषाणु की खोज जो की गई थी 1892 ईस्वी में इवान विस्की के द्वारा। देखिए अब ये मत बोलिए ऑप्शन में ये सब तो था ही नहीं तो क्यों बता दिए। देखिए आपको क्वेश्चंस याद करना है, बस कहीं से आप याद कर लीजिए, क्या मैटर करता है। क्वेश्चंस है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। ये जो किया था थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था किसने, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में बताइए। ये हो जाएंगे गैलीलियो। थर्मोस्कोप का आविष्कार जो किया था गैलीलियो साहब ने किया था। तो ये आपको याद रखना है। ग्रहों का नियम दिया था केपलर। न्यूटन 3 दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए हैं, जो प्रिंसिपिया नामक बुक में तीनों नियम को दर्शाया है। ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। ये सितारों पर लागू होती है, स्टार पर लागू होती है। अब देखिए चंद्रशेखर सीमा का संबंध सितारों पर होती है, सितारों से संबंधित है। चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिका के नागरिक हैं, मतलब भारतीय मूल के रहने वाले, भारतीय मूल में मतलब आ गए, अमेरिका के नागरिक थे। चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सीमा को दर्शाया था। तारा की सीमा इसी से रिलेटेड है, इसी कारण इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1983 ईस्वी में। रमन इफेक्ट का संबंध जो है प्रकाश से संबंधित है। रमन इफेक्ट की खोज जो हुई थी 1928 ईस्वी में किया गया था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो ये रेले प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। देखिए आप लोग इसमें पक्का गलत करके आते, लेकिन आपको याद रखना है आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो रेले प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और याद रखिएगा, लाल रंग प्रकाश की आवृत्ति जो होती है सबसे कम होती है और बैगनी प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया, आपको याद रखना है। देखिए कैसे कैसे हो गया है, आज मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, ये तापमान पर निर्भर करती है। तारों का जो रंग निर्भर करती है, टिमटिमाती है, वो तापमान पे निर्भर करती है। ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, बस आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ते जाइए। सोचिए मेरा एग्जाम होगा, बहुत कम टाइम है एग्जाम के लिए। देखिए पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन है, रबर को सल्फर से गर्म करने उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। रबर को जो सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हो।
ये हो जाएंगे वल्कनीकरण, वल्कनीकरण कहा जाता है। तो ये याद रखना है। रबर की खेती होती है केरल में सबसे ज्यादा। तो गैल्वेनाइजेशन जो होती है ये लोहे से संबंधित है। गैल्वेनाइजेशन, लोहे में जब जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन है सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त किया जाती है? ये जो किया जाता है प्रकाश वोल्टीय सेल का यूज किया जाता है। अब देखिए इससे जुड़े फैक्ट। प्रकाशीय वोल्टीय सेल में एक प्लेट लिया जाता है, जिस प्लेट में सिलिकॉन और जर्मेनियम रहता है, जो सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित कर देता है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ। बस आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोग को मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं। बस तीनों सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मॉर्निंग करंट और ये है साइंस का। शाम में लक्ष्मी कश्यप के द्वारा आपको ज्योग्राफी का सेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स वो न्यू है, उसको मनोबल बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं इतना ही बोलूँगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।